वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने बात करी थी एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या होती है ना। तो जनरल फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया था। एंट्रोपी का जनरल फार्मूला होता है ds इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब इसको इंटीग्रेट करा था, दो केसेस बताए थे मैंने आपको। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सीधे सीधे क्यू बाई टी हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और हमें जो हमारा सिलेबस है एज फार एज द नीट और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न, हम लोग एंट्रोपी चेंजेस को 4 केसेस में देखेंगे। फॉर केमिकल रिएक्शंस, फॉर फेज चेंज, फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट और कंपैरिजन। ठीक, तो एक एक करके मैं उनको चालू करता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट केस करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस व्हेन ideal gas is undergoing when ideal gas is undergoing change of state। अब आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट का मतलब आइडियल गैस अपने वेरिएबल्स चेंज ऑफ स्टेट। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि P1 V1 T1 से कहाँ जाना होता है, P2 V2 और T2। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल 3 वेरिएबल साइमल्टेनियसली चेंज, वो केवल और केवल कौन सी प्रोसेस में होगा, एडियाबेटिक। और इन जनरल बाकी प्रोसेसेस में आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबैरिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करेंगे, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये नहीं है कि हमारा जो हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं आप उसे भूल जाए, वो सब पैरामीटर्स तो वही है, क्योंकि क्यू अभी भी वही है फर्स्ट लॉ वाला। लिमिटेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे ढंग से समझा दिया था। प्लॉट का लिमिटेशन क्यू में नहीं था, प्लॉट का लिमिटेशन डायरेक्शन में था। प्लॉट से जो क्यू कैलकुलेट करा है वो तो हर जगह सही है, और डेल्टा एस की कैलकुलेशन के लिए अभी भी मुझे क्यू की ही जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसमें चेंज ऑफ स्टेट मान रहे हैं, मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, तो हम एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो अब हमारे लिए जो जनरल फार्मूला है तो डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, है ना। एक जनरल फार्मूला में डिराइव कर लूंगा और उसके बाद मैं आपको बस उसी को याद रखने के लिए बोलूंगा। जैसा भी क्वेश्चन आए, जिस भी प्रोसेस का हो, वो जनरल फार्मूला सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वाई रीजन भी मैं दूंगा आपको। आप पहले डी क्यू पे वर्कआउट करें, फार्मूला निकालें। ठीक है, तो फ्लॉट तो अभी भी एप्लीकेबल है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू फ्लॉट डी यू विल बी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू किसके बराबर है हमारा, डी यू किसके बराबर है, दोनों को पुट कर दो। डी यू को मैंने पुट कर दिया एनसीवी डी टी। क्यों पुट करा है, याद करिए सिस्टम क्या है आपका, आइडियल गैस, और आइडियल गैस की चेंज इन एंट्रोपी, है ना। इनफैक्ट आप लोग ई बोलते हो, चलो हम लोग ई बोल देते हैं आपके लिए, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, डेल्टा ई का फॉर्मूला था एनसीवी डेल्टा टी, तो डी का फॉर्मूला हो गया एनसीवी डी टी। तो फ्लॉट अभी भी मैं लगा रहा हूँ क्योंकि क्यू की कैलकुलेशन तो प्लॉट से ही होगी हमेशा। ठीक है, इक्वल्स टू डी क्यू, और डी डब्ल्यू का जनरल फॉर्मूला क्या बोला था हमने, माइनस पी डी वी। मतलब फ्रॉम हियर आई कैन से कि डी क्यू किसके बराबर हो गया, इट इज एन सी वी डी टी प्लस पी डी। ओके, और अब इस चीज को आप अपने उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह मैंने पुट कर दिया एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय आपका टी। ठीक है, दोनों को अलग अलग करें क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग होंगे, तो इट इज एन सी वी डी टी बाई टी। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी बाई टी। ओके, यहाँ पर तो चूंकि डी टी है तो आप बोलोगे यहाँ का इंटीग्रेशन T1 से T2 के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। इंटीग्रेशन जो डिफरेंशियल फॉर्मेट में होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पर dv है, तो dv है तो आपके इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी v1 से v2। बट अब साथ में हमें क्या सोचना है, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में अगर हम लोग सोचें फाइनली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन फार्मूला, बस ये वही फार्मूला है। डेरिवेशन आई एम डूइंग जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, अदरवाइज तो फार्मूला ही याद रखना है आपको।
अब फर्स्ट टर्म में अगर मैं सोचूं तो एन और सी भी दोनों कांस्टेंट है, आई कैन टेक देम आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन। बट सेकेंड केस में और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन कर दूंगा। सेकेंड केस में पी और टी अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं, ठीक। हम लोग मान के कहते हैं कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पी बाई टी को आपको वॉल्यूम के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी आप उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम जब आपने आइडियल गैस ले लिया है, तो सिस्टम अगर आपने आइडियल गैस मान लिया है, तो मैंने बार बार बोला है कौन सी इक्वेशन यूज करने का अधिकार आ गया आपके पास, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसको अगर आप यूज कर दे रहे हो तो पी बाई टी किसके बराबर हो जाएगा आपका, एन आर बाय बी, ठीक है। और ये ध्यान देना कि सिस्टम हमेशा हमारा क्लोज्ड ही रहेगा, क्योंकि आइडियल गैस अगर आपने ओपन कंटेनर में रख दी, क्लोज का मतलब क्या है, एन कांस्टेंट। आइडियल गैस अगर आपने ओपन कंटेनर में रखी तो वो तो भाग जाएगी, क्योंकि सिस्टम ही नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गया। तो हमारे लिए जो फाइनली बन रहा है, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 एन सी वी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रेशन V1 से V2 P बाई टी को मैंने लिख दिया एन आर बाई वी इंटू डी वी। तो अब अगर आपने क्लोज सिस्टम ले लिया है, एन भी कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, फर्स्ट वाली टर्म से आपका अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एन सी भी बाहर निकला, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन हम सभी को पता है, एल एन टी हम लोग आइसोथर्मल में कर चुके हैं, इसका वर्क डन के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी आया था वहाँ पर। तो ये हम सभी को पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स जो होता है वो एल एन एक्स होता है, ठीक है। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन डी टी बाई टी का एल एन टी हुआ, लिमिट डाल दूंगे तो इट विल बी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस दूसरा वाला टर्म जो हुआ एन आर, उसको कांस्टेंट लिया, डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से एल एन वी हुआ और लिमिट डाली तो इट इज एल एन ऑफ आपका वी टू बाई वी वन, ठीक है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। और इसी को आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, एन सी पी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो दिस इज योर यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बस इस एक फॉर्मूले को याद करिए। अब जो भी क्वेश्चन आपका आइडियल गैस का हो वो इसी फॉर्मूले से होगा, बस इस एक फॉर्मूले से। कोई भी प्रोसेस हो दुनिया की, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, रेडियोबैटिक, या हो सकता है वो प्रोसेस का नाम ही न ले आपसे, वो जनरल बोल दे कि है ना 2 ATM 3 बार से इतना इतना ऐसा ऐसे जा रहा है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला पहले फॉर्मूले में डिफरेंस है, पहला फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो, दूसरा फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब आपको क्वेश्चन में प्रेशर टेम्परेचर गिवन हो सकता है आपको ये डाउट हो गया हो कि सर सेकेंड फार्मूला कहाँ से लाए, ठीक है। सेकेंड फार्मूला में ऊपर वाले से लाया था, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो फ्रॉम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन और आर दोनों कांस्टेंट है, तो आई कैन से कि पी वी बाई टी विल बी इक्वल्स टू एन आर, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो आई कैन से कि पी वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो से पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू बाई टी टू। और यहाँ से आप देखिए कि आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वी टू बाई वी वन को आप लिख सकते हो पी वन बाई पी टू इंटू वी टू बाई वी वन को पी वन बाई पी टू इंटू टी टू बाई टी वन। और मैंने यही करा है और कुछ नहीं करा, मैंने इस वी टू बाई वी वन की जगह यहाँ पर ये पुट कर दिया पी वन बाई पी टू इंटू टी टू बाई टी वन। जैसे ही मैंने उसे पुट करा, ठीक है ना, एन आर एल एन के अंदर ये दो टर्म आ गए, और आयनिक इक्विलिब्रियम भी हम कर चुके हैं, है ना। काफ़ी जगह हम एल एन का यूज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। एल एन ऑफ ए इंटू बी को आप क्या लिख सकते हो, एल एन ए प्लस एल एन बी। तो एक टर्म तो एन आर एल एन पी वन बाई पी टू वाली हो गई, एक और टर्म आई, वो कौन सी हो गई, एन आर एल एन टी टू बाई टी वन। सर वो कहाँ गायब कर दिया आपने, वो इसमें आ चुकी है, देखिए
एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस दूसरी टर्म को मैंने इसमें जोड़ दिया एन आर एल एन टी टू बाई टी वन, दोनों का एन और एल एन टी टू बाई टी वन कॉमन निकला और बचा क्या सी वी प्लस आर। तो हमें पहले से पता है कि आइडियल गैस के लिए सी पी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सी वी प्लस आर। ठीक है, तो दुनिया की किसी भी प्रोसेस के लिए आइडियल गैस का एक सिंगल फॉर्मूले से, ठीक है ना, आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो और हर प्रोसेस के लिए यही फॉर्मूला क्यों एप्लीकेबल होगा, उसका रीज़न अगर आपको डाउट हो कि सर ऐसा क्यों बोल दिया आपने, तो उसका भी रीज़न हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि मुझे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है, दिस इज माई पॉइंट 1, दिस इज माई पॉइंट 2। अगर मेरे पॉइंट पहले से फिक्स है तो एंट्रोपी तो एक कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। हमने लास्ट क्लास में बोल दिया कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, और अगर एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तो अब मैं 1 से 2 किसी भी पाथ से जाऊँ, चाहे वो आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोपोरिक हो, है ना, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबेटिक हो, मेरा डेल्टा एस का फॉर्मूला तो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। हाँ, वैल्यू आपका अगर पॉइंट 1 और 2 के कोऑर्डिनेट फिक्स हैं तो वैल्यू भी हर बार आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोपोरिक, एडियाबेटिक ये तो जस्ट पाथ ही शो करते हैं कि आपका सिस्टम किस पाथ के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है, बट एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होने की वजह से उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा आपका कुछ, मतलब अब इस फॉर्मूले से दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए आइडियल गैस का, आप इमीडिएटली उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि आइडियल गैस की एंट्रोपी किस किस वजह से चेंज होगी। मान लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरेटिकली पूछ ले तो हम लोग बोलेंगे कि एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, आइडियल गैस की एंट्रोपी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, तो आइडियल गैस की एंट्रोपी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर फर्स्ट, सेकेंड वॉल्यूम, ठीक है, और थर्ड मोल्स। इन 3 चीजों से आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज होगी ना। एंट्रोपी का मैंने जनरल मीनिंग आपको बताया था, एंट्रोपी का जनरल मतलब है खुशी, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, क्योंकि अभी आप भी कांस्टेंट हो, मैं भी कांस्टेंट हूँ। कल मैंने लास्ट सेशन में मैंने काफ़ी बढ़िया एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट है तो अभी इतनी खुशी नहीं बेटा, मेरे चेहरे पे आपको इतनी खुशी नहीं नजर आ रही होगी, और आप भी डेफिनेटली पढ़ रहे हो तो आप भी उतने अच्छे मन से नहीं पढ़ रहे होगा ना। हमें तो बस अपना करियर बनाना है, मन मार के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक बार बस सिलेक्शन हो जाए उसके बाद ज़िंदगी और आसान है। ठीक है, चलिए किसी भी बहाने पढ़ते रहे, हम लोग रैंक तो निकालेंगे अच्छी। ठीक है, तो ये है। और अगर मेरा एक सेशन खत्म हो जाएगा, मैं जाके अपने दोस्तों से मिलूंगा, आपका हो गया स्टडी, आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीवी देखेंगे, जो भी, तो वो रैंडम नहीं चलेगा। अभी आपको एक लैपटॉप को पकड़ के एक ही जगह बैठना है, फिर आप घूम फिर सकते हो, इधर उधर कुछ भी कर सकते हो। रैंडमनेस को हमेशा खुशी से अपना मूवमेंट करिए। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको पता ही है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो पहला फैक्टर याद रखिएगा कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाते ही आइडियल गैस की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम, सर प्रेशर क्यों नहीं, क्योंकि प्रेशर हिडनली इसी में शामिल है। हमेशा गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, दैट मीन आप अगेन गैस मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस दे रहे हो रैंडम मोशन के लिए, तो इससे भी आपकी रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मोल्स बढ़ाओगे आप, अमाउंट ही बढ़ा दिया बेटा आपने, है ना। अभी मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ आपको, मान लीजिए अब मैं 2 पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर दूँ, इधर मैं अपना फिजिकल पढ़ाऊँ, सामने आपके मैथ्स वाले सर या फिजिक्स वाले सर वो पढ़ाना चालू कर दें, तो डेफिनेटली रैंडमनेस तो बढ़ जाएगी। आप उनको देखोगे, मुझे देखोगे, उनका सुनोगे या मेरा सुनोगे, पता ही नहीं पड़ेगा ना। तो अमाउंट, या आप ही अभी मेरे वीडियोस अकेले देख रहे हो, अगर आपने अपने 3-4 दोस्त और बुला के रख लिया तो कहीं ना कहीं रैंडमनेस आएगी सिस्टम में। किसी ने एक पॉइंट नहीं सुना होगा, किसी ने दूसरा पॉइंट नहीं सुना, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरे को डिस्टर्ब करेगा। अमाउंट बढ़ने से भी हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर आपका, है ना,
ऑप्शन आ जाए तो ये तीनों है। और वॉल्यूम की जगह प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, अब एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपके जो मैंने पुराने पेपर्स देखे हैं, मैं उसी बेसिस पर ये कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ ताकि आपकी हर चीज़ कवर्ड हो जाए। उनमें बेटा कैलकुलेशन नहीं कराता आपसे ना, वो आर और एल एन के टर्म्स में अननोन नहीं देता है। तो मान लीजिए मैं हर प्रोसेस के ऊपर एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बता दूं। हमसे कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन two moles of an ideal gas expands isothermally from when 2 moles of an ideal gas expands isothermally from 20 atm to 2 atm। ठीक, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रेशर का कम होना भी एक्सपेंशन है, इसलिए मैंने बहाने से वॉल्यूम में देख के प्रेशर दिया है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बोला है कि वॉल्यूम और प्रेशर इंटरलिंक्ड है। तो अब देखिए, आपको केवल ये एक फॉर्मूला याद रखना है, और इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि एक फॉर्मूला तो हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये फॉर्मूला याद रख लिया। अब इसमें आइसोथर्मली बोलते ही, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया आपका, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब T1 इक्वल्स टू T2, और जैसे T1 इक्वल्स टू T2 हुआ, फर्स्ट वाली टर्म आपकी कैंसिल, दोनों में से जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहें। अब कौन सा यूज करें, पहले मनी वन सोच लीजिए, तो डेफिनेटली आप सेकंड वाला करोगे, क्योंकि आपको प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आइडियल गैस मेंशन है, प्रेशर है, ये टर्म तो कैंसिल, T2/T1 का रेशियो 1 हो गया, ln1 0 होता है। तो क्वेश्चंस खूब सिंपल है बेटा, और ज्यादातर मैं कह रहा हूँ आर के टर्म्स में छोड़ देता है। तो चलो देखें हम लोग, तो हमारे लिए जो डेल्टा एस का एक लाइन में आंसर आएगा N2 आर को अभी आर रहने दो इंटू ln ऑफ, ठीक है, P1/P2, व्हाट इज P1 20/2। साइन ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा बेटा। प्रेशर एक्सपांशन का मतलब ऊपर ही मैंने बोल दिया, आइडियल गैस की एंट्रोपी अगर वो एक्सपांड हो रही है तो बढ़ेगी, तो आपके लिए सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 2R ln 10। ठीक है, अब हो सकता है कैलोरी में पूछे तो कैलोरी के लिए आप इसे बोलोगे, ठीक है, 2 की वैल्यू, R की वैल्यू 2 रखोगे, 4 ln 10 कैलोरी। हो सकता है वैल्यू पूछ ले, तो ln 10 की वैल्यू होती है 2.3 गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आपको, है ना, और नहीं तो आप खुद भी याद रख सकते हैं। कैसे, मैंने log 10 तो बताया था 1, और जब भी ln को log में बदलना हो तो 2 एक्चुअली होता है 2.303, बट मैंने बोला था सिंप्लिसिटी के लिए आप 2.3 लो, तो 2.3 अगर लेते हो तो 4 × 2.3 आपका ये आंसर हो गया। और पॉजिटिव साइन आने का मतलब ही एक्सपांशन में बढ़ रहा था। तो इसी तरह के एंट्रोपी के क्वेश्चन होंगे बस आपके, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, है ना। मैं चारों प्रोसेसेस के लिए अगर बता दूं आपको एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन, है ना। मान लीजिए अगला कह रहा है, सब कुछ सेम है, कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन, है ना, 5 moles, है ना, 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस expands isochorically, 5 moles of an ideal gas expands isobarically, chorically तो गलत हो जाएगा, expand बोल रहे हैं तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रख दिया मैंने, है ना, expands isobarically such that its temperature increases from 27 डिग्री सेल्सियस to 127 डिग्री सेल्सियस। ये मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया उसने आपको। अब आइसोबैरिकली बोला है, मतलब अब इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर, और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब P1 इक्वल्स टू P2। तो अब आप पहले तो ये सोच लीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। यूज तो दोनों कर सकते हो बेटा, बट अगर आपने फर्स्ट फॉर्मूला यूज करा
तो आपको टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम की भी ज़रूरत पड़ेगी, अननेसेसरी कैलकुलेशन लेंदी होगी, ठीक है। तो इसकी बजाय आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर दें, P1 P2, ठीक है। तो अगर आप P1 P2 यूज़ कर रहे हो सेकंड वाला, तो आप बोलोगे सीधे सीधे माई डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू N5 मोल हो गया, ठीक है ना। मान लो सब कुछ पहले मैं अनमोल में बता दूं, अभी हमें गैस का टाइप नहीं पता है, इसलिए मैं CP ही छोड़ता हूँ और ln ऑफ, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर कैल्विन में रखना हमेशा ना। तो 127 का मतलब 400 अपॉन 27 का मतलब 300, ये कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा 5 CP ln ऑफ 4/3। अब सपोज करो उसने आपसे आंसर है ना मैं O2 गैस दे दी, है ना, उसने आंसर आपको O2 गैस दे दी और कैलोरी में पूछा है आंसर। तो अगर आखिरी में कैलकुलेट करना पड़ भी जाए तो O2 गैस देते ही व्हाट इज द CP ऑफ O2, इसका CP हो जाएगा 7R/2, क्योंकि O2 एक डायटोमिक गैस है और उसका गामा होगा 7/5। तो उससे अगर आप इसका CP निकालोगे तो 7R/2 और कैलोरी में बोला है तो R को 2 रखोगे, मतलब CP की वैल्यू 7 कैलोरी। यह हो सकता है जहाँ पर यह आइडियल गैस बोला है वहीं पर ब्रैकेट में आपको CP दे दे 7 कैलोरी। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो तब आपका आंसर जो हो जाएगा डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू 5 × 7 × है ना, वैल्यू निकालनी ln 4/3। पहले आप इसे 2.3 कर दो ताकि ये ln की जगह किसमें बदल के log। अब हमें log 4 भी पता है और हमें log 3 भी पता है। log 4 होता है 0.6, log 3 होता है 0.48, ये हो गया आपका 0.12। कैलकुलेशन को कैसे बचाओगे, पहले 5 × 0.12 को हटाओ, ये हो गया कितना आपका 12 5 जो 60, मतलब ये हो गया 0.6, ठीक है ना, इंटू 2.3 × 7, ठीक है ना। अब 6 को 2.3 से करो ताकि ये है ना सिंगल डिजिट्स को रहने देना, ऐसे नहीं कि आप पहले 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन भी आपको समझना है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 हो जाएगा। फिर 42 × 23 थोड़ा सा परेशान करेगा। सिंगल डिजिट 6 3 18, कैरी ऑन 1, 6 2 12 प्लस 1 30, 1.38 × 7। ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं ये पूरा कैलकुलेट भी नहीं करवाऊंगा आपसे, बट ठीक है अभी सब्जेक्टिव है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसकी रफ कैलकुलेशन आपका 7 8 जा, चलो पूरी कर लें तो सिंगल डिजिट है, 7 8 जा 56, कैरी ऑन 5, 7 3 जा 21 प्लस 5 26 और कैरी ऑन 2, आपका आंसर 9.66 कैलोरी। तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि वो कैलकुलेट नहीं करा तो इसी तरह से अननोन में ही आपसे छुड़वाएगा। इनफैक्ट हम जब IIT के लिए भी करवाते क्योंकि एंट्रोपी अपने आप में एक भारी चीज़ है थोड़ी सी, उसका आइडिया होना, उसे समझ ही लेना और उसे कैलकुलेट कर लेना इफेक्टिवली, वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जो ये स्टूडेंट्स कर लेते हैं, मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर है, ठीक है। एंट्रोपी से तो अच्छे से टीचर डरते हैं भैया, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज के लॉस पे चलता है, पूरा रैंडम में से काफ़ी बड़ा टिपिकल पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए अपने आइसोकोरिक प्रोसेस के ऊपर भी क्वेश्चन करा दो, ठीक, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी व्हेन, अब चलो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं, व्हेन 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड। अब यहाँ पर एक्सपांड्स वर्ड क्यों डाला, साइन देखिए पॉजिटिव आ रहा है, और एक्सपांड वर्ड क्यों डाला है, क्यों, क्योंकि आपने जब आइसोबैरिक है तो एक्सपांड कैसे डाला है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया वॉल्यूम को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से बोला डेल्टा एस व्हेन 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड इन अ क्लोज्ड rigid container to change its temperature from 27 degrees Celsius to 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लोज कंटेनर का मतलब हमेशा
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बट सिंस मेरी एक अच्छी आदत है मैं एम्बिग्यूटी नहीं रखता हूँ, मैंने क्लोज रिजिड कंटेनर बोल दिया, ठीक है ना। और वैसे आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंशन नहीं है तो क्लोज कंटेनर का मतलब आप कांस्टेंट लोगे, तो क्लोज रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका है, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है तो अब V1 इक्वल्स टू V2। चेंज क्या क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहा होगा प्रेशर और साथ में आपको टेम्परेचर। तब आपके पास नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज करने का अधिकार है, ऊपर वाला भी, बट अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए। अगर आप नीचे वाला यूज करोगे तो आपको पहले प्रेशर P1 और P2 भी निकालना पड़ेगा। हो सकता है आप वहीं पर गड़बड़ करते हैं, हालांकि कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। जो टेम्परेचर का रेशियो होगा T2/T1 का रेशियो यहाँ पर व्हाट इज माई T1, ठीक है ना, 300 इस क्वेश्चन में, T2 है 600। जो टेम्परेचर का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फ्रॉम PV इक्वल टू nRT प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। N भी कांस्टेंट आपने फिक्स कर दिया है 20 ग्राम हीलियम, R तो कांस्टेंट है ही है और V तो कांस्टेंट है, बट अननेसेसरली क्यों Ln की दो टर्म्स लाएं, इसलिए हमेशा थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो हमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है, क्योंकि दोनों में फर्स्ट टर्म तो अपने आप कैंसिल हो रही है, ठीक है। अगर प्रेशर गिवन होगा तो नीचे वाला लगाओ, वॉल्यूम गिवन होगा तो ऊपर वाला। आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो हमेशा ऊपर वाला लगाओ ताकि एक टर्म कैंसिल हो। भले प्रेशर भी गिवन हो टेम्परेचर भी गिवन हो, तब भी मैं एडवाइस दूंगा केवल टेम्परेचर वाला लगाओ, आंसर भी दोनों से सेम आएगा। ये अपने पॉइंट्स दिमाग में बसा लीजिएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो नीचे वाला लगाओ, फिर ऊपर वाला लगाने की जरूरत नहीं है। और एडियाबेटिक में तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी रीजन बता रहा हूँ क्यों, लास्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बताऊंगा, है ना। तो अगर V1 इक्वल्स टू V2 है तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें बस इतनी कलाकारी एक तो कि 20 ग्राम ऑफ हीलियम है तो इसके मोल्स आपको खुद निकालने हैं। 20/4 हो गए, कितने मोल्स आपके पास, 5 मोल्स, ठीक है। दूसरा हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो अगर ये एक मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका जो CV होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, CV होगा कितना, है ना, 5R/2। मान लो मैं अब, है ना, पहले चलो वैल्यूज नहीं, पहले अननोन में निकाल दूं। तो अब आपका डेल्टा S का जो हो गया, और T1 T2 हमेशा केल्विन में निकालना बेटा, ध्यान देना, क्योंकि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर देता है। T1 300 केल्विन, T2 600 केल्विन। तो डेल्टा S जो हो चुका है आपका, इट इज N5, CV को लिखा आपने 5R/2 इंटू ln ऑफ T2/T1, सॉरी गलत लिख दिया अपन ने ना, CV वाला यूज करें ना, तो मोनो एटॉमिक गैस का CV होगा 3R/2, तो यहाँ पर आपका 3 रहेगा, और ln ऑफ 600/300, ठीक है। तो अगर अननोन में ही हो आपका आंसर तो होगा 5 3 15/2 7.5R ln 2, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही पूछेगा। और फिर से अगर मान लो अब बार बार हम लोग कैलोरी में ही निकाल रहे हैं, सपोज करो जूल में आ जाए, तो जूल में आ जाए तो R को लिख दो अपना 25/3 और ln 2 कितना आपका 0.7, ठीक है। तो ये आपका कैंसल होकर 2.5, ठीक है। 25 का स्क्वायर सभी को पता है 625, पहले स्क्वायर कर दो और एक डेसिमल आ जाएगा, और फिर इसको इंटू 0.7 कर दो, 7 5 35, कैरी ऑन 3, 7 2 14 + 3 17, कैरी ऑन 1, 42 + 1 43, आपका आंसर हो जाएगा 43.75 जूल। और कैलोरी में होता तो फिर 7.5 इंटू 2 करते इंटू 0.7, तब आपका आंसर 10.5 किलो। तो मैं हर अप्रोच बता दे रहा हूँ क्योंकि इसी बस क्वेश्चन है फिक्स है, फिक्स पैटर्न है। यहाँ तो आइसोथर्मल का आएगा, या आइसोबैरिक का आएगा, या आइसोकोरिक का आएगा, और फोर्थ और लास्ट अगर क्वेश्चन एडियाबेटिक प्रोसेस का तो अब मैं लैंग्वेज भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरत ही नहीं। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, है ना, डेल्टा S हमेशा 0 होगा। क्यों, फॉर्मूला तो अभी भी यही लगे बेटा, डेल्टा S का फॉर्मूला अभी भी यही है, mCV ln ऑफ T2/T1 प्लस nR ln ऑफ
V2/V1, ठीक है। बट आप याद करो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, है ना, क्या बोला था हमने, अब ये क्लियरली ध्यान रखना कि वी आर डूइंग ऑल क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। वी आर डूइंग ऑल एंड ऑल क्वेश्चन, ये पूरा जो फॉर्मूला मैंने डिराइव करा है ये मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम करके ही माना है, ठीक है ना। तो ये DQ रिवर्सिबल ही होता है और उसी से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे आपके, एंड ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आया है तो आई विल नॉट गो इनटू irreversible process, we will just calculating only for the reversible process है। तो ये फॉर्मूला था बेटा। और एडियाबेटिक प्रोसेस में आप बताइए क्या हो रहा था, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। मैंने लॉजिकल रीजन आपको दे दिया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करनी है आपको। अब अगर सिस्टम में वर्क करा तो सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली, इंटरनल एनर्जी से, इसलिए आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले से कम हो गई, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ये बात मैं कम से कम 3 बार आपको पहले भी सुना चुका हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, बट फिर से सुना रहा हूँ कि सुनते सुनते ही चीज़ें आपको याद होगी। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस वजह से अगर टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तब उससे ये जीरो कैसे बोल रहे हैं सर हम लोग, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है क्या बेटा, वॉल्यूम अभी मैंने सामने लिखा है, टेम्परेचर बढ़ने पर रैंडमनेस बढ़ेगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर कम होने पर रैंडमनेस पक्का कम होगी। वॉल्यूम बढ़ने पर रैंडमनेस बढ़ेगी, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है ये वाला फैक्टर एंट्रोपी को बढ़ाएगा अगर, ठीक है ना, तो ये वाला फैक्टर आपका एंट्रोपी को घटाएगा। तो एक फैक्टर आपकी एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, और आपने बोल दिया है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो हमेशा इक्विलिब्रियम पर चलती है। इक्विलिब्रियम पर चलने का मीनिंग क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पर चलने का मीनिंग ये है कि जितना वॉल्यूम बढ़ा होगा उतना ही एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर कम हुआ होगा। दोनों फैक्टर हमेशा एक दूसरे को कैंसल आउट करके चलेंगे। इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में चाहे तो वो शायद इतना ही पूछ सकता है कि इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, बट ध्यान देना केवल रिवर्सिबल, ठीक है ना। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी caused by change in volume is exactly equal and opposite to the change in entropy caused by change in temperature। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट सही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी caused by change in volume is exactly equal and opposite to the change in entropy caused by change in temperature। ये स्टेटमेंट सही है। और इनफैक्ट अब ये पहला जवाब तो मैंने लॉजिकल दिया बेटा। दूसरा जवाब, ठीक है ना, जब आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का DQ रिवर्सिबल ही 0 था, एक्चुअली डेल्टा एस क्या है, अगर आप यहाँ से फॉर्मूले से देखते हैं, डेल्टा एस है DQ रिवर्सिबल बाई टी। और अगर आपने बोल दिया है तो डेल्टा एस है DQ रिवर्सिबल बाई टी। अगर आपने बोल दिया है DQ रिवर्सिबल ही 0 है क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है आपकी, ठीक है ना, तो अगर ये ही 0 हो गया बेटा तो वहीं से आप सीधे सीधे बोल सकते हो डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तीसरा जवाब भी है हमारे पास। इसलिए एडियाबेटिक का अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ। तीसरा जवाब ये है कि अगर आपने फॉर्मूला यूज कर दिया, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला केवल और केवल एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही लगेगा। अगर आपने इस फॉर्मूले को यूज कर दिया, ठीक है, तो आप इसमें T1 T2 बाई T1 को लिख दोगे V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, और ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। CV किसके बराबर है, R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये गामा माइनस 1 जो पावर का है ln A की पावर P, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट ओरली बता रहा हूँ ना। ln ऑफ T2 बाई T1 की जगह मैंने V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 रखा, और फिर हमने बताया कि ln A की पावर B मतलब B बाहर आ जाएगा इंटू ln A, तो गामा माइनस 1 बाहर आया।
अब अगर मैंने CV को लिख दिया R/γ-1, तो ये जो γ-1 ऊपर था और नीचे वाला γ-1 कैंसल, फर्स्ट टर्म बन गई आपका NR-ln V1/V2, सेकेंड टर्म बन गई NR-ln V2/V1, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गए, है ना। NR दोनों का कॉमन है, NR कॉमन है तो ln A प्लस ln B को क्या लिख सकते हो आप, ln ऑफ A इंटू B, और V1/V2 इंटू V2/V1 दोनों का प्रोडक्ट 1 हुआ, ln 1 कितना हो गया 0। ये तीसरा लॉजिकल जवाब है, ठीक है। तीनों में से किसी भी तरह से फाइनली तो आपको जब क्वेश्चन टिक करने हो तो ध्यान देना, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एक इकलौती ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती है। डेल्टा एस सिस्टम भी 0 होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0 होता है। ये सब जो हम लोग डेल्टा एस निकाल रहे हैं मेटालिकल सिस्टम के लिए, जबकि एक्चुअली तो सराउंडिंग, ये हीट जो भी ले या दे रहा है सिस्टम में, देने का काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग। बट हमसे पूछेगा नहीं इतना, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूँ। बट एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताना चाहूँगा कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल इकलौती एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एस सिस्टम भी 0, डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0, डेल्टा एस यूनिवर्स भी 0। और इसीलिए ना वैसे भी देखिए नेचर को सिमेट्री पसंद है बेटा, नेचर वांट्स जस्टिस, सिमेट्री। उसने आइसोथर्मल प्रोसेस बनाई, उसने आइसोबैरिक प्रोसेस बनाई, उसने आइसोक्लोरिक प्रोसेस बनाई, इसको तो कोई नाम ही नहीं दिया था। अब इन प्रोसेसेस को उसने नाम दिया है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नोन एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नोन एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। नोट कर लीजिएगा क्लियरली, और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस देकर पूछा कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ अगर मैंने आपसे बोला कि एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, तो फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैंने तीसरा क्वेश्चन चेंज कर दिया कि ऑल एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस, तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है ना। केवल और केवल अगर मैंने चौथा दिया कि एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, तो ही ट्रू होगा, ठीक है ना। तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बट एडियाबेटिक एक अपने आप में यूनिक प्रोसेस है। अब यहाँ से भी आप जस्टिफाई कर सकते हो ना कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस कभी भी नेचर में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट जो आगे आपको लिखाऊंगा मैं, बट सुना अभी से दे रहा हूँ, या आपने पढ़ा भी होगा कि यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी प्रोसेस तो कभी पॉसिबल नहीं है जिसमें एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट बनी रहे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ पूरा आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। आइडियल गैस का चेंज इन एंट्रोपी, है ना, सबसे सिंपल होता है, केवल एक फॉर्मूले से सब कुछ होगा। एडियाबेटिक का स्पेशल केस याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें, और ये चीज़ की कैसे किस किस वजह से चेंज होती, इसके बाहर आइडियल गैस का क्वेश्चन नहीं जा सकता, ठीक है। चलो केस 2 करेंगे अब हम लोग, चेंज ऑफ स्टेट का। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपका चेंज ऑफ स्टेट ही मानता हूँ, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वेटेज चेंज ऑफ स्टेट को ही दिया जाता है, चाहे जेई हो चाहे मेडिकल हो, है ना। हम लोग पढ़ाते जरूर है आइडियल गैस का, बट मैंने देखा नहीं कोई क्वेश्चन आता है आइडियल गैस के चेंज ऑफ स्टेट के ऊपर। बट सिंस मैंने मॉड्यूल में 2-4 क्वेश्चन डाले हैं आपका आइडिया देने के लिए, है ना, बट स्टिल मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेटिंग केस 2 को दूंगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी फॉर फेस चेंज। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेटिंग फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और ध्यान दीजिए फेस चेंज, बार बार बोला कि अनलेस अदरवाइज मेंशन, फेस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। फेस चेंज अगर कभी भी हुआ तो वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होगा, ठीक है। और केवल 3 तरह का फेस चेंज हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड, ना, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस। हाँ, इनका रिवर्स पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड हो जाए तो जैसे सॉलिड टू लिक्विड को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड टू सॉलिड को फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड टू गैस को वेपोराइजेशन बोलते हैं, तो गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन। सॉलिड टू गैस को सब्लिमेशन, तो गैस टू सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन।
बट कॉमनली इनके लिए ही ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी होगी, मैं तीनों टर्म्स का अलग अलग बता रहा हूँ। बट सबसे पहले अगर हम लोग डेल्टा एस के जनरल फार्मूले की बात करें, डी क्यू बाई टी, एक्चुअली तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है, बट फिर से बताऊंगा। तो फेस चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए ये आपका इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया। ठीक है, और बचा के इंटीग्रेशन किसका, डी क्यू का, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हमेशा क्या होता है, क्यू। ठीक है, और सिंस ये जो हीट आप दे रहे हो वो दे रहे हो किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। अब दूसरी कंडीशन डाली, पहली कंडीशन से टी को बाहर लिया, दूसरी कंडीशन से पी लिया, क्यू पी। और आपको याद हो तो मैंने है ना बार बार बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट एक स्टेट फंक्शन होता है, और ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, आपका डेल्टा एच के। तो इसलिए ध्यान देना, फेस चेंज का आपके पास केवल एक फॉर्मूला है, बस खत्म। अगर फेस चेंज का क्वेश्चन आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है। डेल्टा एच भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बस सीधे दोनों को डिवाइड करिए, आंसर पाइए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फेस चेंज ही है। आइडियल गैस तो हम केवल बच्चों को समझाने के लिए बता रहते हैं कि थोड़ा सा उनको आइडिया रहे, बट क्वेश्चंस आते फेस चेंज के ऊपर, है ना। तो मान लीजिए अगर मैं अब तीनों टर्म्स को समझा दूँ, पहला है जैसे आपका एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, और एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस एफ यू एस। ठीक है, यहीं तक लिखेंगे, आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, एफ यू एस तक ही लिखा जाता है। तो एक में डेफिनेशन में लिखा दे रहा हूँ, कभी डेफिनेशन पूछ ले। इसकी डेफिनेशन है हमारा एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अनलेस अदरवाइज मेंशन। मैंने खूब स्ट्रेस दिया है आपको, है ना, कि अगर मोल मेंशन हो तो वो आखिरी में अकाउंट में लोगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ अनलेस अदरवाइज मेंशन आप हमेशा 1 मोल लोगे। तो चाहे एंट्रोपी पूछे, चाहे गिब्स एनर्जी पूछे, चाहे अगला चैप्टर हमारा थर्मोकेमिस्ट्री में जब एंथैल्पी की बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हालांकि कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर भी कर चुके हैं। सभी में रूल फिक्स होता है कि आपको अगर बोला नहीं जा रहा है तो 1 मोल आपको करना है, क्योंकि ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और IUPAC ने फिक्स कर दिया है कि 1 मोल स्टैंडर्ड है अगर कुछ नहीं मेंशन है तो। ठीक है, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड is converted into 1 mole of liquid at constant pressure and temperature। और वो जो टेम्परेचर होगा आपका, ये टेम्परेचर ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दैट मीन अगर मैं रिएक्शन वाइज लिखना चाहूँ तो आई विल से ए सॉलिड बदल रहा है किसमें, ए लिक्विड। इस प्रोसेस का जो मेरा QP होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन, गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, है ना। और इस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो दैट मीन आई विल से कि अगर हमसे डेल्टा एस फ्यूजन की बात करेगा तो इट विल बी डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी जो मेल्टिंग पॉइंट। ये आपका पहला फॉर्मूला है ना। बाकी मैं अपने डेफिनेशन में लिखूंगा, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक जैसी है डेफिनेशन। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम हमसे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन पूछे तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में तो लिखेंगे हम लोग डेल्टा एस वी। ठीक है, और डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम ही, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड की जगह बस आप लिक्विड बोलोगे क्योंकि वेपोराइजेशन में लिक्विड गैस में जाता है, इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर या गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर अब आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे ए लिक्विड बदल रहा है जिसमें आपका ए गैस। इस प्रोसेस का जो QP होगा वो डेल्टा एच आपका वेपोराइजेशन होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर उसने आपसे डेल्टा एस वेपोराइजेशन की वैल्यू पूछी तो इट विल बी इक्वल्स टू
डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी। ठीक है, दोनों की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। एंड लास्ट एंड फाइनली देयर एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, जिसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे हम लोग डेल्टा एस एसयूबी से। अब अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो क्या देंगे डेफिनेशन? एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू, क्योंकि सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में जाता है ना। एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और अब जो टेम्परेचर होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब ए सॉलिड बदल रहा है आपका ए गैस में। अब इस प्रोसेस का जो भी QP होगा वो डेल एच सब्लिमेशन होगा, जो भी टेम्परेचर होगा वो सब्लिमेशन टेम्परेचर होगा। और इस वजह से इसका जो आपका डेल्टा एस एसयूबी का फॉर्मूला होगा वो डेल एच एसयूबी अपॉन टी। ठीक, तीनों के साइन भी पॉजिटिव होंगे बेटा, क्योंकि आप है ना, अभी कंपैरिजन वाला पार्ट आने वाला है, बट बताने के लिए अभी से बता दे रहा हूँ कि अगर सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो डेफिनेटली आपका रैंडमनेस तो बढ़नी बढ़नी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो कॉम्पैक्ट पैक थे, बट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो कॉम्पैक्ट पैक थे, बट लिक्विड्स में तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना, इसी तरह से अगर लिक्विड गैस में बदलेगा तो लिक्विड गैस में बदलते ही, मैंने पहले भी बार बार एग्जांपल दिया था, अभी मैंने पानी पिया कि 50 ml भी पानी है वेपराइज कर दो तो पूरे रूम में फैल जाएगा, तो रैंडमनेस तो बढ़नी बढ़नी है उसकी। क्यों? और सॉलिड गैस में बदलेगा तो भी बढ़ेगी। तो तीनों का अगर कभी साइन पूछे तो तीनों का साइन भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और अगर ग्राफिकल टर्म्स में कुछ पूछना चाहे अच्छा क्वेश्चन बना के, तो उसका भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या मीनिंग है ग्राफिकल क्वेश्चन का। ठीक, मान लीजिए ग्राफिकली उसने आपसे बोला है कि नया क्वेश्चन कुछ बना के देना चाहिए कि वाई एक्सिस पर है आपकी एंट्रोपी। ठीक है, और उसमें 3 अलग अलग लाइनें खींचती। वाई एक्सिस पर एंट्रोपी होने का मीनिंग क्या हो गया बेटा? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एंट्रोपी आपकी बढ़ती जा रही। अब वो बोले कि बताओ कौन सी एंट्रोपी किसकी है, सॉलिड की कौन सी होगी, लिक्विड की कौन सी होगी, गैस की कौन सी होगी? तो सबसे नीचे वाली एंट्रोपी होगी सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस सबसे कम। सेकंड नंबर पर आएगा आपका लिक्विड, ठीक है, और थर्ड नंबर पर आपका गैस। सबसे ऊपर वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, तो सबसे ऊपर एंट्रोपी। और अब अगर पूछे है ना ये डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस आपका डेल्टा एस फ्यूजन है। अगर वो पूछ रहा है कि ये डिफरेंस क्या है, अब देखो मैंने है ना डेल्टा एस फ्यूजन ज़्यादा होगा कि वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा कंपेयर करवाए, तो फ्यूजन में आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, बट अगर लिक्विड वेपर में गई तो रैंडमनेस ट्रेमेंडसली बढ़ेगी, इसलिए मैंने गैस में गैप थोड़ा ज़्यादा दिया है। ये जो हो गया दिस इज योर डेल्टा एस वेपोराइजेशन, और इन दोनों के जो बीच का गैप होगा दैट विल बी माय डेल्टा एस सब्लिमेशन। सो आई कैन ऑल्सो से एंट्रोपी अगर एक स्टेट फंक्शन है तो आई कैन से डेल्टा एस सब्लिमेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एस वेपोराइजेशन प्लस डेल्टा एस फ्यूजन। ठीक है, हो सकता है वो इस फॉर्मूले को भी आपसे किसी क्वेश्चन में यूज करवा दे। है ना, क्या मीनिंग है यूज करवाने का? आपसे 2 की वैल्यू देके तीसरे की वैल्यू पूछ ले, तो एंट्रोपी के स्टेट फंक्शन है, आप इसे भी यूज कर सकते हो ना। क्वेश्चंस इसके भी काफी सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से रहेंगे। लाइक है ना, हमसे बोल रहा है कि फॉर ए सॉलिड टू ए लिक्विड डेल्टा एच is 30 किलोजूल पर मोल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ बेटा, आपको लैंग्वेज लिख के देगा तो समझना आपको रहेगा ना। तो लैंग्वेज लिख के देगा तो बोलेगा कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन
ऑफ a solid substance is 30 किलोजूल पर मोल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए उसने आपको दे दिया है 227 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही है ना, खूब हाई टेम्परेचर मुझे भी पता है, जस्ट अगर बना दिया है क्वेश्चन तो हम तो उसकी बात करें। और कह रहा है कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो आपको कुछ नहीं करना है था, बस डेल्टा एस एफ यू एस निकालने के लिए ऊपर 30 किलोजूल मतलब 30,000, नीचे 227 डिग्री सेल्सियस अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है तो ध्यान देना केल्विन में रखना है। 500 रखोगे ये गया, आप बोलोगे 60 जूल पर मोल पे। बस ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना। जेई में क्वेश्चन आया था कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज किलोजूल पर मोल and its entropy of vaporization is 300 जूल पर मोल केल्विन। जेई का पुराना क्वेश्चन था कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिक्विड का है 75 किलोजूल पर मोल एंड इट्स डेल्टा एच वेपोराइजेशन 300 किलोजूल पर मोल। आपसे बोला था कैलकुलेट, है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। एनबीपी को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्या इनसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एच वेपोराइजेशन दे दिया है 300 इक्वल्स टू, डेल्टा एच वेपोराइजेशन का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी, तो ऊपर डेल्टा एच वेपोराइजेशन मतलब 75,000, नीचे टी का मतलब आपका ये टेम्परेचर ही आपका बस यहाँ पर मिसिंग कर दिया है, ये दोनों कैंसिल, तो टी की वैल्यू आपका 250 केल्विन। हो सकता है बहाने से डिग्री सेल्सियस में दे दे तो हम बोलेंगे -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, मान लीजिए हमसे अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एंथैल्पी, अब लैंग्वेज में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन of a liquid is 335 kilojoule per mole and its normal boiling point is 350 Kelvin दे दिया। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट entropy change for reversible, वर्डिंग भी यूज करवा सकते हैं ना, रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करके आएगा, है ना, क्वेश्चन तो सिंपल ही है बट कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, है ना। क्या गड़बड़ करेगा, वो सीधे डेल्टा एच निकालेगा, इट विल बी इक्वल्स टू 35 किलोजूल मतलब 35,000 रखा उसने, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है 350, उससे डिवाइड भी करा उसने, तो ये 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका आ गया कितना 100। तो एक आंसर 100 गिवन होगा, वो उसी को टिक करके आ जाएगा, उसे लगेगा मेरा सही है ना। बाद में उसे पता पड़ेगा गलत हो गया, है ना। क्यों, ये जो आपने लिखा है बेटा ये वेपोराइजेशन है। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे बोला कि उल्टी प्रोसेसेस भी वो करवा सकता है, ये तो वेपोराइजेशन है। अब उसने जो पूछा था, आप तो लैंग्वेज आपने ढंग से पढ़ी नहीं, रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस का, है ना। ये ऑफलाइन में जब क्वेश्चन कराता हूँ तो 90% स्टूडेंट 100 ही आंसर देते हैं, है ना। डाटा ठीक है, थोड़ा बहुत कभी किस बैच में जो याद आ जाए, बस डिवाइड करवाना रहता है। तो ये केवल डिवाइड करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा। ये वेपोराइजेशन है बेटा, बट उसने बोला है डेल्टा एच कंडेंसेशन, तो आपको आंसर जब नीचे 4 अवेलेबल होंगे तो उसमें एक आंसर आपका -100 भी होगा और आपका सही आंसर -100 होगा। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फेस चेंज ही है, और फेस चेंज में बस इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस एक फिक्स लॉजिक पर टिके हुए हैं
या मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा या बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, या कभी डेल्टा एच को अननोन करा सकता है, उल्टा भी करा दे बेटा, ये अननोन करा दे, ये दे दे और ये दे दे, ये पूछ लो। तो एक तरह के घिसे पिटे आपके क्वेश्चन आएंगे जो इसी टेक्निक से होंगे। ठीक है, तो अब ये सेकंड केस था हमारा। केस 3 जो है दैट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल केसेस ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस भी सिंपल है, सेकंड तो सिंपल था ही, थर्ड भी सिंपल है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में डेल्टा एस आर से डिनोट करते हैं। तो आपको एंट्रोपी चेंज रिएक्शन का निकालना है, डेल्टा एस आर। अब इसमें क्या कहानी होती है, रिएक्शन का मतलब क्या बेटा, रिएक्टेंट बंदे का प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्टूडेंट एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करने में गड़बड़ करता है, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो डेल्टा एस आर का फॉर्मूला जो होगा, इट विल बी समेशन ऑफ न्यू आई इंटू SMI ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर्मूले से मत डरिएगा, बाकी लिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मीनिंग सिंपल है। तो स्टूडेंट के इस फॉर्मूले से ही डर जाता है, उसको इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आता कि आखिर कहना क्या चाह रहा था। तो उसको इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आता कहना क्या चाह रहा, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, मैं बता रहा हूँ। SM जो है बेटा, द मीनिंग ऑफ SM इज मोलर एंट्रोपी। जो भी सब्सटेंस, दुनिया के हर सब्सटेंस की कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है, केवल 0 केल्विन पर ही सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हर एक की एंट्रोपी है, इसलिए केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो 5 रिएक्टेंट आ रहे हैं, 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो सबकी एंट्रोपी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो ऐसे उनकी मोलर एंट्रोपी है, ठीक है। P यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। R रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। न्यू आई जो है वो रेस्पेक्टिव जो भी आप सब्सटेंस की मोलर एंट्रोपी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। मतलब अगर किसी में रिएक्शन में 2A है तो 2A का मतलब क्या है बेटा, आपके पास A के 2 मोल है। अब अगर उसने क्वेश्चन में आपको मोलर एंट्रोपी ऑफ A दी है, तो मोलर एंट्रोपी ऑफ A का मतलब वो तो A के 1 मोल के लिए, और रिएक्शन में A के 2 मोल है, तो आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने में स्टूडेंट को मिस्टेक कर देता है। जैसे मैं जस्ट मीनिंग बताऊं, और एंट्रोपी चेंज रिएक्शन का सबसे सिंपल है, 2A + 3B गिव्स 4C। अगर मैं आपको ABC सबकी एंट्रोपीज दे दूं, पहले तो मैं जस्ट फॉर्मूला यूज करना बता रहा हूँ कि देखने में जो डरावना लग रहा है, इसका सीधा सीधा मीनिंग है बस 4 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ C। प्रोडक्ट एक ही है आपके पास, मोलर एंट्रोपी का मतलब ही बार बार कह रहा हूँ 1 मोल के लिए दी गई थी, अब हमारे पास 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ A प्लस 3 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ B। ये है मीनिंग, है ना। अब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, मान लीजिए मैंने आपसे टेबल के फॉर्म में दे दिया, सब्सटेंस A B C, नॉर्मली हो सकता है वो टेबल के फॉर्म में दे सकता है, वर्डिंग में दे सकता है, ब्रैकेट में लिख के दे सकता है। 3 तरीके हैं, है ना। मैं तीनों तरीकों के ऊपर एक एक छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। SM की यूनिट इसमें दे दी जूल पर मोल केल्विन। A की है मान लो 300, B की है सपोज करो 350, C की है सपोज करो 700 जूल पर मोल केल्विन। तो ये आपने फॉर्मूला का मीनिंग तो लिख लिया, बस इसमें अब आपको वैल्यूज ही तो डालनी है। तो ये काम करने में, और आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे JEE हो चाहे मेडिकल हो, ठीक है ना, लेटेस्ट ट्रेंड इन्हीं का चल रहा है कि इनके ऊपर क्वेश्चन से पूछता है 2 इंटू A की मोलर एंट्रोपी 300 प्लस 3 इंटू B की मोलर एंट्रोपी 350, ठीक है।
तो अब ये आपका हो गया 2800 यहाँ से, तो वहाँ से 600 प्लस ये 1050, ये हो गया 1750 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर हो गया 1050। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खत्म। अब आपके मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, मान लो इसका दिया हुआ है, अब अगर मान लो इसी को ऑप्शन बी में बना के दे दे कि इसका बताओ 4a + 6b gives 8c, तो ध्यान देना अब ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, और अगला चैप्टर जो हम थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे उसमें भी यही कहानी बार बार यूज होगी। H हो, G हो, U इंटरनल एनर्जी E हो या S हो, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए आपने इस कोफिशिएंट के लिए वैल्यू निकाल ली है, अब अगर आपने इसे 2 अल्टीमेटली करा कि आपने तो पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो अगर मैं आपको इस रिएक्शन का डेल्टा SR दे रहा हूँ 1050, है ना, ये फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, इसमें मैंने कैलकुलेट करा है। अब एक नया क्वेश्चन मैंने बना दिया है कि आपको इस रिएक्शन का डेल्टा SR दिया है 1050, पूछ रहा है इस नई रिएक्शन का डेल्टा SR बताओ। तो आपने अल्टीमेटली इस नई रिएक्शन में क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा है तो आपको डेल्टा S को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप बोलोगे 2100। बस ये खूब सिंपल चीजें हैं, बस इनका मीनिंग समझिए, अप्लाई करिए, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान करना चाहेगा। मैं कह रहा हूँ कि एंट्रोपी का आइडिया होना ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इतना सब लगाना। हाँ, इसमें एक कंडीशन और लिख लीजिए कि कभी कभी वो आपसे डेल्टा S0R, जैसे आप NCERT बुक वगैरह पढ़ोगे तो खूब जगह डेल्टा S0R सिंबल मिलेगा, और NCERT में तो देने का एक तरीका और भी है कि वो डेल्टा R/S0 ऐसे पहले लिख देता R को, तो कंफ्यूज मत होना। नहीं, इन टर्म्स को देख के स्टूडेंट को ना थोड़ा डर लगने लग जाता, थोड़ा फ्रेंकली बोलूँगा, जब मैं स्टूडेंट था यही की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तब थोड़ा सा डर मेरे दिमाग में भी रहता था। मैं बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT खड़गपुर, तो ये टर्म्स ऐसे देख के थोड़ा मेरा भी कंफ्यूजन हो जाता था, इसलिए मैं इनको स्ट्रेस दे रहा हूँ कि सिंपल चीज़ें हैं। तो डेल्टा S0R का मतलब कुछ नहीं है, बस इतना है कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, वो एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन था, ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड के लिए चेंज भी कुछ नहीं होगा बेटा, फॉर्मूले में फॉर्मूला यही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, μI इंटू ये जो SM था, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट को, सब प्रोडक्ट्स को एक साथ, उनके कोफिशिएंट के माइनस सब रिएक्टेंट्स को। अब वो नॉर्मल दे रहा है तो नॉर्मल होगा, स्टैंडर्ड दे रहा है तो स्टैंडर्ड होगा, तो फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, माइनस आपका समेशन ऑफ μI इंटू मोलर एंट्रोपी I ऑफ रिएक्टेंट। इतनी सी कहानी है। और हाँ, ये जरूर बता ध्यान रखना, व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू NCERT बुक आपसे, है ना, और अकॉर्डिंग टू IUPAC नोटेशन जो स्टैंडर्ड कंडीशन है थर्मोडायनेमिक्स की वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कंडीशंस क्या है फॉर सॉलिड और लिक्विड, फॉर सॉलिड और लिक्विड, है ना, प्योर फॉर्म होना चाहिए एट 1 बार प्रेशर। आजकल IUPAC ने स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार कर दिया, ये अलग बात है कि अभी भी सब जगह 1 ATM चल रहा है क्वेश्चंस में, बुक्स में, बट IUPAC ने तो 1 बार कर दिया है। फिर जो बुक्स पुरानी बनी हुई हैं तो हमने राइटर्स अभी तक उसे चेंज नहीं कर रहे, हो सकता है अपने इसमें भी आपको कई जगह 1 ATM दिख जाए, बट वो 1 बार है, ठीक है ना। दूसरा फॉर गैस, अगर गैस आ गई तो उनका पार्शियल प्रेशर जो होना चाहिए इट शुड बी इक्वल्स टू 1 बार, ठीक है। थर्ड, फॉर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट आ जाए बेटा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर। अब कभी कभी वो बहाने से इसको आयन भी लिख के दे देता है,
तो फॉर सॉलिड इन सॉल्यूशन कभी कभी आयन लिख के दे देगा, उसका कंसंट्रेशन 1 मोल है। और फोर्थ आपका है ना, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान देना है ना, ये याद रखना जरूरी है, पूछे जा सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली, है ना। बट ध्यान रखना, बट इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन ना हो तो आपको टेम्परेचर 298 केल्विन लेना, ठीक है। चलो तो मैं बस एक दो क्वेश्चन छोटे से और बता दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लीजिए अब हमने स्टैंडर्ड वाले पे बताऊं, इफ स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ H2Cl2 and HCl, if standard molar entropy of H2Cl2 and HCl are 0.13, 0.22 and 0.19 किलोजूल पर मोल केल्विन, यूनिट उसने इकट्ठे आखिरी में दर्ज दी है, किलोजूल पर मोल केल्विन, देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन गिवन है आपको H2 plus Cl2 gives 2HCl, ठीक है। तो नीचे मान लो आंसर, ठीक है, नीचे आंसर उसने आपको कैलोरीज इसमें जूल में दिया है, तो अब 0.13 किलो जूल का मतलब 130 हो गया जूल में, 0.22 का मतलब जूल में हो गया 220, 0.19 का मतलब जूल में हो गया 190। तो अगर आपसे इसका डेल्टा एस नॉट आर पूछा गया है तो इसका जो डेल्टा एस नॉट आर होगा वो कितना होगा, इट विल बी 2 into 190, 2 into HCl की दैट इज 190 माइनस H2 की 130 प्लस Cl2 की 220, ठीक है। तो 2 into 190 380 माइनस यहाँ दोनों का सम 350, हमारा आंसर हो जाएगा P 30, 80 में से 350 30 जूल पर मोल केल्विन। ध्यान देना, ये पर मोल किसका है, तो ये पर मोल रिएक्शन का, ऊपर जो पर मोल वर्ड है वो सब्सटेंस के 1 मोल के लिए, इसलिए H2 का 1 मोल था तो हमने 1 ही मोल लिया, Cl2 का 1 मोल था तो हमने 1 ही लिया, HCl के 2 मोल थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। बट जब फाइनल लिखते हो तो वो पर मोल आपका किसका होता है, रिएक्शन। और यहीं पर एक चीज ध्यान देना जो नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगी, कि नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है कि डेल्टा Mg अगर 0 है तो ऐसी रिएक्शंस का एंट्रोपी चेंज भी 0 होता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो, है ना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंट्रोपीज का कंपैरिजन करना जब सीखेंगे तो कंपैरिजन के लिए अभी तो मैं वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूँ। कंपैरिजन का मतलब है केवल साइन चेक करना कि इस रिएक्शन में डेल्टा एस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो उसमें अगर डेल्टा Mg पॉजिटिव होता है, वो चीज़ अभी से बता दे रहा हूँ, एक बार और वहाँ पर भी बोलूँगा, डेल्टा Mg पॉजिटिव तो हम लोग बोलेंगे गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। डेल्टा Mg नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, एंट्रोपी भी कम होगी। इसी लॉजिक्स पे कई बुक्स में लिख देते हैं कि डेल्टा Mg 0 तो एंट्रोपी चेंज भी 0। तो ध्यान देना, अगर डेल्टा Mg 0 है तो एंट्रोपी चेंज कभी भी 0 होने वाला नहीं है, जहाँ तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दोनों हो सकता है। क्यों, मैंने अगर इस फॉर्म में रिएक्शन लिखा है तो इसका डेल्टा S30 आया है। अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख देता, मतलब अगर मैं आपसे बोलता कि 2HCl gives H2 plus Cl2, इसका डेल्टा S बताओ, तो तब आपका इसका डेल्टा -30 हो जाता। डेल्टा Mg तो अभी भी कितना ही बना हुआ है, 0 ही बना हुआ, बट इसका डेल्टा है -30 हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, डेल Mg 0 होने पर डेल्टा S ऐसा नहीं 0 होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आज की क्लास के लिए कि ताकि आपको रिएक्शंस का भी आइडिया हो जाए। तो मैंने आपसे बोला है टेबल के फॉर्म में दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना।
इस फॉर्म में दे सकता है, वर्डिंग के फॉर्म में। अब हो सकता है मान लो वो नए फॉर्म में दे रहा है, 2A मोलर एंट्रोपी उसकी दे दी 150 प्लस B इसकी मोलर एंट्रोपी दे दी उसने 600, गिव्स 5C इसकी मोलर एंट्रोपी उसने दे दी आपको 200, ठीक है, प्लस 3D इसकी मोलर एंट्रोपी अननोन कर। ये तीसरा तरीका देने का है ना, इस तरीके से दे सकता है। आप बोल रहे हैं कि डेल्टा SR जो है रिएक्शन का आपका, ठीक है, डेल्टा SR ऑफ रिएक्शन इज 2100, ठीक। आपसे कह रहा है कि ये मिसिंग वैल्यू बताओ। अब इसमें भी कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन और बताना था आपको कि 3 तरीकों से क्वेश्चन आ सकते हैं, टेबल के फॉर्म में, शब्दों के फॉर्म में, वर्डिंग के फॉर्म में, इस तरह से। 2100 को आप क्या करोगे, 5 इंटू C की एंट्रोपी जो 200 है, प्लस 3 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ D जो निकालना है आपको, माइनस ऑफ 2 इंटू A की मोलर एंट्रोपी जो 150 प्लस B का तो ऑप्शन 1 ही है तो 600, ठीक है। तो 2 इंटू 150 300 प्लस 600 900, माइनस का है, ठीक है ना, तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो गया, 3000 विल बी इक्वल्स टू 1000 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ D। तो इसलिए मोलर एंट्रोपी ऑफ D जो हो गया हमारा, पहले ये उधर जाके माइनस होगा, बचा कितना 2000, फिर इसको आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 3 तरह के क्वेश्चन, तीनों एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शंस के ऊपर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो ये आज की क्लास में मैंने एंट्रोपी को समझाने की पूरी कोशिश करी आपको। आई होप आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, क्योंकि एंट्रोपी एक ऐसी टर्म है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, ठीक है। हमारे लिए आइडियल गैस, फेस चेंज, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा चांसेस जो मैं बता रहा हूँ वो फेस चेंज और केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है, बट कुछ क्वेश्चन आपके आइडियल गैस के भी आए हैं जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रख के हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग कंपेरिजन वगैरह एंट्रोपीज का समझेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिखेंगे और देखेंगे गिब्स एनर्जी की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।